कौन सा सवाल किया था बता। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था जी। और हमने करा जी क्वेश्चन नंबर 6। Ziacord Steel Works provide depreciation on plant and machinery at 20% per annum on diminishing balance method। उसने पहली लाइन में बता दी पॉलिसी क्या हमारी। On Yekam July 2012, the balance in the plant and machinery account and accumulated depreciation were 712,000 and 240,000। क्या उसने कॉस्ट अलहदा और accumulated depreciation अलहदा बता दिया? बोलो तो सही। सर उसने मांगा क्या? कहता है एसेट अकाउंट बनाओ। किस साल का? नहीं 2008 नहीं होना यार, ये 2013 होना चाहिए मेरा ख्याल है। नहीं, ये है। किस साल का बनाना है उन्होंने? प्लांट एंड मशीनरी कौन बनाया जी? और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन बनाया किस साल का? 2013। ओके। तो यहाँ पे बनाते हैं फिर। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। पहला सवाल मुकम्मल हो गया था, क्या रहता था? अच्छा जी, यकम जुलाई 12 को ओपनिंग बैलेंस कितना है? 7,12,000। यहाँ पे लिख रहे हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 2,40,000। वही यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया। अगला पॉइंट। ए मशीन विच वॉज परचेज ऑन यकम जनवरी 2010 फॉर 1 लाख। कब परचेज की थी? इस साल में या पिछले सालों की बात हो रही है? आवाज नहीं आई। पिछले सालों की बात हो रही है। इसका मतलब है ये मशीन ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद होगी। 2012 के बैलेंस में 2010 वाली मशीन ऑलरेडी मौजूद होगी। वह सोल्ड ऑन 31 मार्च 2013 एट ₹50,000। बेची कब है? इस साल में कि अगले साल में? आप अपना साल तो क्लियर होना चाहिए। आपका साल कौन सा पहले ये बताएं। आपका साल शुरू कब हो रहा है? खत्म कब होगा? तो पहले अपना साल तो क्लियर करो। आप किस साल में खड़े हैं? अब जरा देखो इस ड्यूरेशन के अंदर, क्या ये जो सेल हुआ है इस टाइमलाइन के अंदर अंदर सेल हुआ है? तो ये करंट ईयर है। डिस्पोजल इस साल में होना। ठीक है। कितने का सेल हुआ है? 50,000। अच्छा जी, पहले अब डिस्पोजल की बात करें। तो बच्चों ये मशीन कितने की ली थी? तो इस 7,12,000 के अंदर कितने पैसे पड़े होंगे? 1 लाख पड़े होंगे या कम पड़े होंगे? 1 लाख ही पड़े होंगे। क्यों?
क्योंकि इसके ऊपर जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी वो कभी इधर नहीं रिकॉर्ड हुई होगी, वो उधर रिकॉर्ड हुई होगी। तो ये जब से लिया तब से लेके आज तक ये कितने का पड़ा हुआ है? 1 लाख का ही है। तो बच्चों यहाँ से निकालेंगे और कहाँ लेके जाएंगे इसको? यहां से बच्चों निकलेगा ये। अच्छा ध्यान से, क्या उसने डिस्पोजल अकाउंट मांगा है? नहीं मांगा। अब आपकी मर्जी है आप बनाए या ना बनाए, उसने नहीं मांगा। अब एंट्री पास करके भी जान छुड़ा सकते। देखो मेन मसला तो गेन लॉस निकालने का ना। तो गेन लॉस निकालने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है? फार्मूला, सेल प्रोसीड माइनस WDV। दूसरा तरीका एंट्री। तीसरा तरीका डिस्पोजल अकाउंट। अब डिस्पोजल अकाउंट बनाने की इतनी आदत पड़ गई है कि यहाँ पे उसने मांगा तो नहीं है, लेकिन हम अनइंटेंशनली बना रहे होंगे, क्योंकि हम कहेंगे यार गेन होते निकला सही। हालांकि एक एंट्री से भी गेन निकल सकता है और वो फार्मूला से भी गेन निकल सकता है। यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? तो मैं ये वर्किंग के तौर पे बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उसने मांगा नहीं है। यहाँ पे बच्चों 1 लाख लिख दिया जाएगा और यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी एट कॉस्ट। अब सबसे पहला काम क्या करना है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। किसकी? ये मशीनरी जो बेची है। यहाँ तक की बात लगी बच्चों? तो उसके लिए करेंगे वर्किंग नंबर 1। हेडिंग उसकी क्या लिखेंगे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। समझ आ गया नहीं? सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट। तारीख लिखेंगे, तारीख क्या थी? 1 जनवरी 2010। कॉस्ट कितनी थी बच्चों? 1 लाख। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, रेट क्या डेप्रिसिएशन का? 20%। पूरे साल की? नहीं, 6 महीने की। 6 महीने की क्यों? WDV किस तारीख की निकलेगी बच्चों? 30 जून 2010। निकाले जरा डेप्रिसिएशन। 10,000 आ जाएगी। WDV कितनी आ जाएगी? अगले साल डेप्रिसिएशन पूरे साल की आएगी। 90,000 का लें 20%। WDV किस तारीख की आई? 2011। फिर डेप्रिसिएशन WDV किस तारीख की? कितनी आएगी? हैं? मजीद चार्ज करनी है? कहाँ तक जाना है हमने? हैं? 31 मार्च 13 तक जाना। तो बच्चों डिप्रेशन यहाँ पे भी आएगी फिर। कितने महीने की आएगी? छोटी। ये आगे WDV, क्योंकि हमें WDV तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। तो बच्चों क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। WDV कितनी है? 48,960।
हाँ जी, 51040। ठीक हो गया जी। इस 51040 का क्या करें? कहाँ से निकालें, कहाँ रिकॉर्ड करें? यहाँ पे लिखेंगे? और कहाँ लिखेंगे? अंग्रेजी? यहाँ पे क्या लिखेंगे? और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हवाला देंगे वर्किंग नंबर 1 का। ठीक हो गया जी। कितने का बेचा? ये लिखा हुआ है। क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। बच्चों अगर इस अकाउंट को क्लोज करें तो बताएं गेन आ रहा है कि लॉस आ रहा है? 101040, 101040। गेन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में 1040। चेक कर ले। तो सबको समझ आ गया? अच्छा जी। अब आगे पढ़ते हैं। ओनली वन न्यू मशीन वाज परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2013, कॉस्टिंग 60,000। ओके जी। द मशीन वाज रिसीव्ड इन द फैक्ट्री ऑन यकम अक्टूबर 2012 एंड वाज इंस्टॉल्ड ऑन यकम जनवरी 2013। मशीन कितने की ली थी बच्चों? 60,000 की। तो यहाँ पे एडिशन लिखेंगे, साथ लिखेंगे कैश। ठीक हो गया? समझ लगी? अब बच्चों ये अकाउंट क्लोज हो सकता है? बताएं जी, टोटल कितना कर लेंगे? 7 लाख 12 दफा 60। क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा। क्या बच्चों, क्या इसी तरह से मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज कर सकता हूँ? एक मसला रह गया क्या? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे आएगा तो ये अकाउंट क्लोज होगा, ऐसे ही है? उसके लिए बच्चों वर्किंग नंबर 2 करनी पड़ेगी। यहाँ पे वर्किंग नंबर 2 का हवाला देंगे, साथ हेडिंग में क्या लिखेंगे? हाँ जी, तरीका बताया हुआ आपको। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स। वो कैसे निकलेगी? 7,12,000 में से 2,40,000 माइनस करेंगे। करें जी। 4,72,000। क्लियर सबको? इसमें से क्या माइनस करेंगे? कौन से वाली? क्या बच्चों ये माइनस होगी? ये माइनस होगी 57,600। और साथ यहाँ पे हवाला दे देंगे वर्किंग नंबर 1 का। ये हमने कहाँ पे कैलकुलेट की?
ताकि एग्जामिनर अगर चेक करना चाहे कि ये कहाँ से निकाला है इसने, तो वो वहां से जाके देखे। हैं? हाँ हाँ। ये ओपनिंग 7/12 में से 240 माइनस की। ठीक हो गया जी? तो समझ लगी सबको? क्या निकल आएगा बच्चों? कितना आएगा जी? 4 लाख। मुझे निकाल जिस पे प्लस इसमें ऐड होना है। क्या वो आपने ऑलरेडी निकाली हुई है? तो हवाला दे देंगे वर्किंग नंबर 1। कितनी है जी? 8640। ये वाली। और कुछ आना है? नया असल कितने का लिया था? 60,000 का। रेट क्या लगेगा? कितने महीने यूज हुआ? 3 महीने? 9 महीने? जब तक मशीन इंस्टॉल ना हो वो अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। नहीं बात समझी? आप नया एसी बाय करके ले आए, इंडोर भी पड़ा हुआ है कमरे में, आउटडोर भी पड़ा हुआ है, तो क्या एसी अवेलेबल फॉर यूज है? नहीं। जब तक आप उसको दीवार में इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक वो अवेलेबल फॉर यूज नहीं। समझ आ रही बात? तो बच्चों इंस्टॉल होने के बाद डेप्रिसिएशन होनी है। तो इंस्टॉल कब हुआ? यकम जनवरी 13 को। तो फिर कितने महीने यूज हुआ? 6 महीने। तो 6/12। 82 जमा 8 जमा 6। 97520। सबको क्लियर हो गया? ये कहाँ लिखेंगे? 97520। टोटल कर लें। 3,37,520। क्लोजिंग बैलेंस 2,86,000। हाँ भाई, इस सवाल में किसी को कोई एक परसेंट भी मसला है तो बताएं। अगर मशीन मशीन या एसी वगैरह एसी एसी पड़ी हो तो बड़ा डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। क्या? मतलब वैसे ही पड़े हो हाँ, तो खराब नहीं, तब डिप्रिसिएशन उस पे चार्ज हो। नहीं। जब तक वो अवेलेबल फॉर यूज ना हो तब तक नहीं। अवेलेबल फॉर यूज से मुराद ये यही हालत में है कि आप बटन दबाएं चल जाए। ठीक है? समझ आ गई बात की? अच्छा जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, मिस्टर उमर वाला। ये आपने घर से करना है, कर लोगे? ओके। डिस्पोजल सबको समझ आ गया बच्चों? कि नहीं समझ आया?
अब बच्चों अगला हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। एक्सचेंज ऑफ एसेट की बेस्ट एग्जांपल आपने रमजान में देखी होगी। ये फोम वाली कंपनियां जो है बड़ी मार्केटिंग करती हैं रमजान के महीने। देखिए कभी ऐड कोई ऐसी, वो कहते हैं जी पुराना गद्दा ले आए, कुछ पैसे दें और नया गद्दा लें। मतलब आपके पास 5 साल 10 साल 15 साल पुराना गद्दा पड़ा हुआ है, मैट्रेस पड़ा हुआ है, वो मैट्रेस जाके कंपनी को पकड़ा दें और नया मैट्रेस ले लें। नए मैट्रेस की कीमत में वो 20% 30% 40% डिस्काउंट दे रहे थे। बात में लगी। तो फिर जरा उस कंपनी में बैठे हुए बंदे के बारे में सोचो जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसने करनी एंट्री पास, वो तो सर पकड़ के बैठ जाएगा कि डेबिट की करा था क्रेडिट की करा। नया मैट्रेस चला गया, क्रेडिट। पुराना मैट्रेस आ गया, पैसे भी आ गए। उन गेन होया कि लॉस होया, स्यापा पड़ गया उसको। कंपनी ने तो पॉलिसी लॉन्च कर दी, कंपनी जनाब मैट्रेस पे मैट्रेस बेच रही है और वापस भी आ रहा है। लेकिन उस कंपनी में जो अकाउंटेंट बैठा था उसकी आज वाले दिन की क्लास मिस हो गई। हो गया भाईजान, ये तो फंस गया मैं बहुत पड़ा। इन्होंने जो पता लगना कि मैंने तो एंट्री नहीं आती, वो तो निकल जाएगा। तो लिहाजा अगर आपने मोल्टी फॉर्म में या डायमंड सुप्रीम फॉर्म में या कभी किसी भी ऐसी कंपनी में जॉब करनी है जहां पे वो पुरानी चीजों को लेके नई चीजें बेच रहे हैं। इवन के आईफोन भी ऐसे कर रहा है, अगर आपको पता हो। आईफोन भी क्या कर रहा है, वो कहता है पुराना मॉडल हमें दे दो और हमसे नया मॉडल ले लो, बीच बीच में एक्सचेंज में कुछ पैसे आप जमा करो। इसका मतलब अगर आपने आईफोन में एप्पल में काम करना है तो वहां पे भी ये मसला है। तो फिर ये टॉपिक समझना बड़ा जरूरी है। कल को बड़ी बड़ी कंपनी यही काम करने जा रही है, क्योंकि लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि कोई नई चीज बाय कर सके। हालात इतने नाजुक हो गए कि नई चीज बाय करने की किसी की हिम्मत नहीं। हर कोई यही कहता है डिस्काउंट मिल जाए या कम से कम 50% ऑफ होगा तो ही सोचेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो अभी तक कपड़ों के साथ तो ऐसा भी सलूक नहीं हुआ कि पुराने कपड़े कपड़े दे दें और नए ले लें। लेकिन एक वक्त आएगा जब महंगाई मजीद हो जाएगी तो लोग फिर यही करेंगे कि भाईजान पुराने कपड़े ला लो, साढ़े को छोटे हो गए ना सामने, तो नए कपड़े दे दो तो और बीच में इतने पैसे रखें। ठीक है जी। ये भी वक्त आपके ज़माने में मौजूद तो नहीं है, लेकिन 5 साल बाद 10 साल बाद हो सकता है ऐसा हो जाए। तो हमारा टॉपिक बड़ा याद आएगा। एक सर ने सानू टॉपिक पढ़ाया। ठीक है जी। तो बराए मेहरबानी छोटे बहन भाइयों को कपड़े ना दें, क्योंकि उनको दिए अगले दिन फट जाने। आप 10 साल कपड़े पहन ले नहीं फटेंगे, जिस दिन वो छोटे भाई ने पहने ना ली, ठीक है जी, तो सेल होने के काबिल नहीं रहेंगे। बहरल वापस आ जाइए टॉपिक पे। अब पहला पॉइंट ये है, इसको किसी एग्जांपल से पहले समझते हैं। फर्ज करें बच्चों, आपके पास एक पुरानी मशीन मौजूद है, आपने किसी जमाने में ली थी 10 लाख रुपए की। कितने की ली थी? 10 लाख रुपए की। कई साल हो गए इस्तेमाल करते करते, तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज की होगी आपने। डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की है? 6 लाख। तो रिमेनिंग वैल्यू इस वक्त कितनी है मशीन की? 4 लाख। वो कंपनी है उसने ऑफर निकाली है कि जनाब हमारे पास एक नई मशीन है, अगर मार्केट में उसकी प्राइस टैग जाके देखोगे तो कितने की है? 12 लाख की है। और वो कोई डिस्काउंट नहीं देते, 1 रुपया भी डिस्काउंट नहीं देते। तो इसका मतलब फाइनल प्राइस भी आपको कितने की मिलेगी? 12 लाख की मिलेगी। तो फर्क समझ आ रहा है लिस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू में? लिस्ट प्राइस वो प्राइस है जो मशीन के ऊपर टैग के तौर पे लगाई हुई है, और फेयर वैल्यू वो प्राइस है जो निगोशिएशन के बाद फाइनल होगी। समझ आई बात? तो ब्रांड की दुकानों पे जाएंगे तो कभी भी आप प्राइस में डिस्काउंट नहीं ले सकते। आप उसको कहेंगे यार थोड़ा बहुत घट कर ला है, वो क्या कहेगा? भाईजान मैं यहाँ पे मुलाजम हूँ, ये मेरी दुकान नहीं है। आप ये चीज ले लेंगे 100 बिस्मिल्लाह, नहीं लेंगे तो मेरे पैसे नहीं मारे जाने, मुझे तो सैलरी मिल जानी है। तो लिहाजा वो आपको डिस्काउंट की कोई बात नहीं करते, क्योंकि ब्रांड या कंपनी के मालिकों ने कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं लगाई। ठीक है जी। तो ब्रांड की जो वैल्यूज होती हैं वो फाइनल होती हैं, उसमें कोई डिस्काउंट आप नहीं ले सकते अनटिल अनलेस वो ब्रांड खुद डिस्काउंट लॉन्च कर। समझ आ गई?
लेकिन अगर किसी बंदे की अपनी दुकान है, वो खुद मालिक है दुकान का, तो आप ऑन स्पॉट उसके साथ क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट की बात कर सकते हैं, वो आपको डिस्काउंट दे भी देगा, क्योंकि उसके हाथ में पावर है डिस्काउंट देने की। हजम शुद्ध। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चों क्या है, जो लिस्ट प्राइस है वही फाइनल वैल्यू है, इसमें कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। अब उसने ऑफर की कि अब जनाब पुरानी मशीन हमको दे दो, हमसे नई मशीन ले लो। ओके, हमने साथ उसको 6 लाख रुपया भी दिया। कितने पैसे देने हैं? पुरानी मशीन देनी है और 6 लाख रुपया भी उसको देना है। यहां तक की बात चल लगी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज क्या है, अगर हम ये पुरानी मशीन उसको ना बेचें, उसको ना दे, मार्केट में जाके किसी दूसरी जगह पे बेच दें, तो हमें 5.5 लाख रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? तो कोई भी कंसेप्ट पढ़े बगैर, मेरा आपसे सवाल है, कॉमन सेंस यूज करनी है इस पूरी डील में। आपको फायदा होता नजर आ रहा है कि नुकसान? आप इस कंपनी में अकाउंटेंट हैं, आपने मशीन भी दी, आपने पैसे भी दिए, और वो कंपनी की नई मशीन उठा के घर ले आए। फायदा फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? कितना फायदा हो रहा है? आवाज नहीं आई। 50,000 का नुकसान हो रहा है? हाँ जी। अकाउंटिंग पढ़ने से पहले कॉमन सेंस यूज कर लेना पहले। अकाउंटिंग तो पढ़ ही लेंगे। हाँ अभी फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? फायदा कैसे हो रहा है जरा समझाएं। हम्म। 12 लाख 50,000। हम्म। 2 लाख का प्रॉफिट हुआ? हाँ 4 लाख। फिर तुम्हारे पास जो मोबाइल की WDV है तुम उसी में बेचोगे, तो फिर? हाँ जी। आपको समझ आई है? 50,000 का फायदा हो रहा है कि 2 लाख का फायदा हो रहा है, या 1.5 लाख का फायदा हो रहा है? MCQs हैं, 4 ऑप्शन हैं। तसल्ली से कोई जल्दी नहीं है। 2 लाख। सोच लो, मतलब अगर ये टॉपिक आप छोड़ दें और कल को मोल्टीफो में जाके नौकरी कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ कैलकुलेट कर लेंगे या बेड़ा कर। 2 लाख का प्रॉफिट होगा? हाँ जी, मुकाबला सख्त हो गया है। 50,000 के 2 लाख। हम्म, सोचो जरा सोचो, हमारा प्रॉफिट बच्चों कितना हो रहा है? 2 लाख का हो रहा है। हाँ जी, तो नहीं, देखो अगर आप ये मार्केट में किसी को बेचते तो कितने का सेल होना था? तो 1.5 लाख तो यहाँ से मिल जाना था। 50,000 वहां से मिल रहा है, तो ये भी तो 1.5 लाख भी है ना। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 लाख। अब एंट्री कैसे करनी है बच्चों? सबसे पहले तो नया एसेट आपने जितने का लिया आप उसको रिकॉर्ड करें। ठीक हो गया? वो कितने का है? 12 लाख रुपए। कितने का है? 12 लाख रुपए। यहां पे स्टैंडर्ड आता है बीच में, वो कहता है आप 1 मिनट के लिए अज्यूम करो, आपने अपना एसेट मार्केट में जाके बेचा, कितने का सेल होगा? 5.5 लाख रुपए। और आपने पल्ले से बीच में पैसे डाले कितने? तो आपकी जेब में से टोटल पैसे कितने निकले? 6 लाख। 11.5। कैसे? तसल्ली से सोचो। आपने मार्केट में जाके एसेट बेचा, पैसे लिए होंगे ना? कितने पैसे लिए होंगे? आप अपनी जेब में डाल लिए, दूसरी जेब में लादा से पैसे पड़े हैं, इस जेब में लादा से पैसे पड़े। अब आप उसकी दुकान पे चले गए, यहां से भी पैसे निकाले, यहां से पैसे निकाले, उसको दे दिए और ऐसे उठा के ले आए।
तो कितने पैसे दिए? 11.5 लाख। 11.5। तो कहता है आपने नई मशीन को रिकॉर्ड करना है 11.5 लाख। किस पे रिकॉर्ड करना है? 11.5 लाख में, क्योंकि हुआ यही है, आपने मशीन उसको दे दी। अगर ये मशीन आप उसको ना देते तो आपको जेब में कितने पैसे आते? 5.5 लाख आते। और आपने मजीद उसको कितने पैसे दिए? तो आपको वो नई मशीन 12 लाख की नहीं पड़ी, कितने की पड़ी है? 11.5 लाख। यहां तक की बात समझ लगी? अगला पॉइंट। अब ये चूंकि मशीन निकाल दी है, तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म करना है। कितनी पड़ी हुई है? 6 लाख। तो बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे कितने से? 6 लाख से। नई मशीन कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 11.50 पे। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस पे डेबिट करेंगे? 6 लाख। ओके। अगला पॉइंट, आपने इस कॉस्ट को भी खत्म करना है। कितनी कॉस्ट पड़ी हुई है? 10 लाख। क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितने से? 10 लाख से। तो बच्चों 10 लाख से आपने उसको क्रेडिट कर दिया। अगला पॉइंट, क्या आपने कैश पे किया? यस। तो कैश को भी क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे 6 लाख से। जब आप ये दो डेबिट और दो क्रेडिट रिकॉर्ड कर लेंगे ना, तो बीच में बैलेंस फिगर निकल आएगी गेन लॉस की। तो गेन कितना निकल रहा है? आप तो कह रहे थे 2 लाख, फिर फंस गए। हाँ जी, 50 का आपको डिस्काउंट मिला है। 12 लाख की चीज आपको कितने में मिली है? 11.5 लाख। तो ये वही ट्रेड डिस्काउंट है जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा था। क्या ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं? नहीं करते। तो हम उसको 12 लाख का रिकॉर्ड नहीं कर रहे, कितने का कर रहे हैं? 11.5 का कर। तो 50,000 रुपए की बचत आपको वहां से हुई है कि 12 लाख की चीज आपको 11.50 में मिली है। 50,000 की बचत वहां से हो गई, 1.5 लाख का गेन यहां से हो गया। टोटल गेन आपका 2 लाख ही बनता है, लेकिन हम वो ट्रेड डिस्काउंट होने की वजह से उस 50,000 को रिकॉर्ड नहीं कर। समझ आ गई? तो अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, तो फिर तो आप अपनी किताबों में गेन रिकॉर्ड करेंगे 2 लाख, और साल बाद जब आएगा पढ़ा लिखा बंदा, वो तुम फाड़ लेगा। वो कहेगा भाईजान डिस्काउंट कितना बनता है? 1.5 लाख। सॉरी, गेन कितना बनता है? 1.5 लाख। तो 2 लाख का रिकॉर्ड किया था। आप उससे बड़ी बहस करेंगे, कहते नहीं 2 ही बनता है। तो फिर वो आपको एक स्टोरी सुनाएगा ट्रेड डिस्काउंट वाली। तो फिर बात खत्म होगी कि बेसिकली डिस्काउंट है 50,000 का जो मिला है, और उसकी कोई एंट्री नहीं होती। समझ आई है? हाँ जी। क्या लॉजिकली बात समझ आई बच्चों? अब वही एसेट अगर हमारे साथ एक और बंदा खड़ा हो और वो बंदा भी यही एसेट बाय कर रहा हो, लेकिन उसके पास कोई पुरानी मशीन ना हो, तो कितने पैसे दे रहा होगा? 12 लाख। और हम कितने दे रहे हैं? हम अंदर खाते हंस रहे होंगे, सानू तो लभ गया डिस्काउंट, इन्हों नहीं लभा। तो समझ आ रही बात है? अच्छा बच्चों, अगर आप उस कंपनी के अंदर अकाउंटेंट लगे हुए हैं, तो फिर उस कंपनी में क्या एंट्री पास होगी, जरा बताएं। वो कंपनी की एंट्री पास करेगा, तो क्या डेबिट करेगा? वो ओल्ड मशीन डेबिट करेगा बच्चों। कितने से? आवाज नहीं आई। अच्छा, सोचते हैं। और क्या डेबिट करेगा? कैश डेबिट करेगा। कितने से? 6 लाख से। और न्यू मशीन क्रेडिट करेगा कितने से? 12 लाख से। अब सवाल ये, ओल्ड मशीन वो कितने से डेबिट करेगा? ओल्ड मशीन बच्चों, ओल्ड मशीन वो डेबिट कर रहा है 6 लाख से।
क्यों? क्योंकि उसने ओल्ड मशीन का रेट 6 सोचा हुआ है, उसको नहीं पता कि मार्केट में 5.5 की सेल हो रही है। वो अपनी तरफ से नुकसान में नहीं गया। बात समझ लगी है? हाँ, आप कहें सर जी कि वो तो रिकॉर्ड करेगा 5.5 लाख रुपया। कितना रिकॉर्ड करेगा? 5.5 लाख रुपया। तो बच्चों इस सूरत में तो फिर उसको नुकसान हो गया। सोचो जरा। तो अगर उसको पता हो कि इसकी कीमत मार्केट में कितनी है और मैं 5.5 लाख की लगा रहा हूं, तो फिर वो बंदा ऐसे 6.5 लाख रुपए कैश मांगता। मतलब कहता है यार देख मेरी गल सुन, मेरे नाल चल, असं दूसरी मार्केट जाते हैं, अब मैंने असल बेच के वहां 6 लाख रुपए। अगर उसको इस बात का पता चल जाए, बात समझ आएगी नहीं आएगी? उसको पता लग गया अंदर खाते कि यार ये तो 5.5 लाख की सेल हो रही, तो अगर वो 5.5 लाख रुपए लगा रहा है उस मशीन का, तो फिर कैश 6 लाख नहीं मांगेगा। कितने मांगेगा? तो 6.5 मांगेगा। अगर उसने कैश 6 लाख मांगा है, तो बेसिकली इस मशीन की वैल्यू वो क्या लगा रहा है? तो 6 लाख ही लगा रहा है। अदरवाइज तो ऑन स्पॉट उसको नुकसान है। समझ लगी कि नहीं लगी? अब बोलो तो सही। हाँ, अगर वो पता लगा ले, क्या कह रहे 5.5 लाख, तो फिर वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए क्या करेगा? वो यहाँ पे लिखेगा डिस्काउंट अलाउड, कि मैंने इनको 50,000 का डिस्काउंट दिया है। और आपको पता है डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है। ठीक है, अगर उसको पता चल जाए या ऑन स्पॉट बता ही दे कि यार मार्केट 5.5 लाख की सेल होती भी, ठीक हो गया, तो फिर वो 50,000 का डिस्काउंट रिकॉर्ड कर ले। लेकिन ये उस वक्त है जब उसकी कोई पॉलिसी हो डिस्काउंट वगैरह देने की। लेकिन अगर उसकी कोई पॉलिसी नहीं है डिस्काउंट देने की, तो फिर तो बहुत मुश्किल काम है। तो एंट्री समझ आ गई सबको? पहला सिनेरियो क्लियर है बच्चों? अच्छा, इस एंट्री से हमने क्या सीखा? कि हम नई मशीन को 11.50 पे जो डेबिट करेगी, 11.50 आया कहाँ से? हालांकि यहाँ पे तो 12.12 लिखा हुआ, तो 11.50 कैसे बना? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन प्लस कैश फेयर, ये ऐसे बना। तो फार्मूला लिख लो कि नई मशीन की वैल्यू कैसे बनानी है। हम लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन प्लस कैश पेड, इन दोनों को जमा करेंगे तो नई मशीन की फेयर वैल्यू बन जाएगी। तो समझ आ गई सबको कि हमारे लिए हमसे क्या मुराद है? जो पुरानी मशीन रखे हुए हैं वो दे के नई मशीन ले रहे हैं, तो हमारी किताबों में जो एंट्री होगी वो क्या होगी? फेयर वैल्यू ऑफ आवर मशीन प्लस कैश पेड, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे लिए नई मशीन की वो वैल्यू है। वो वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो उसकी दुकान पे लिखी हुई है। हाउस पहले तो ये क्लियर कर लो। ये पहला सिनेरियो सबको समझ आ गया? अब अगला सिनेरियो, इसके नीचे नोट लिख लो बच्चों। इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर गिवन एंड रिलायबली मेजरेबल, if fair value of both assets are given and reliably measurable, मतलब हमारे एसेट की फेयर वैल्यू भी रिलायबल है और उसके एसेट की फेयर वैल्यू भी रिलायबल है, फिर क्या करेंगे? देन वी विल ऑलवेज प्रेफर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, जो एसेट हमने दिया है उसकी फेयर वैल्यू को हमेशा हम यूज करेंगे वैल्यू फाइंड करने में। उसके एसेट की फेयर वैल्यू भी रिलायबल है लेकिन उसको यूज नहीं करेंगे। तो लगी बात? मतलब उसकी रिलायबल है, तो क्या यहाँ पे 12 लाख लिखेंगे? 12 लाख नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 11.50 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने एसेट की फेयर वैल्यू को यूज किया।
नहीं समझ रही बात क्या? ये लिखा हुआ है फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर गिवन। सवाल में दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है, किस किस की? अपनी मशीन की भी है और नई मशीन की भी, दोनों की गिवन। तो फिर क्या करेंगे? हम प्रिफर करेंगे किसको? अपनी मशीन की फेयर वैल्यू को जो हमने दी है। समझ रही? मतलब उसकी मशीन की फेयर वैल्यू 12 लाख है, तो क्या हमने अपनी किताबों में नई मशीन को 12 लाख पे लिखा है? नहीं, 1150 पे लिखा है। अब आपके दिमाग में होगा सर अपनी मशीन की फेयर वैल्यू तो 550 है, तो फिर 550 लिखें। हम कहेंगे नहीं, उसमें कैश पेड भी तो जमा होगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो 550 जमा कैश पेड। अच्छा, कैश पेड की बजाय कैश रिसीव होता तो फिर माइनस कर, क्या करते? माइनस करते। जैसे उसकी किताबों में जब आप एंट्री कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? वहां पे नई मशीन लिख रहे थे 6 लाख रुपए की। 6 लाख रुपए की क्यों? 12 लाख माइनस 6 लाख। समझ रही है? वो 6 लाख माइनस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कैश रिसीव कर रहा है, ये जमा कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कैश पे कर रहा है। यहां तक की बात सुन लगी? अगर आप कैश पे कर रहे हैं तो आपके एसेट की वैल्यू जो ले रहे हैं वो महंगा एसेट है। नहीं समझ रही? आप एसेट भी दे रहे हैं और कैश भी दे रहे हैं, इसका मतलब है जो एसेट आ रहा है वो ज्यादा महंगा था। लेकिन आप एसेट दे रहे हैं, एसेट ले भी रहे हैं और कैश भी ले रहे हैं, तो क्या मतलब है? उसके वाला जो एसेट था वो सस्ता था, तभी तो आप कैश भी ले रहे हैं साथ। नहीं समझ आ रहा? आईफोन और सैमसंग मोबाइल आप एक्सचेंज कर रहे हैं, तो आईफोन वाला बंदा क्या करेगा? वो सैमसंग का मोबाइल भी लेगा और पैसे भी लेगा। क्यों? क्योंकि सैमसंग मोबाइल सस्ता है। और जो आईफोन ले रहा है वो मोबाइल भी देगा और पैसे भी देगा, क्योंकि वो आईफोन का मोबाइल उसके लिए क्या है? महंगा है। तो एक बंदा कैश पे कर रहा है, दूसरा कैश रिसीव कर रहा है। तो जो कैश पे कर रहा है उसके लिए नया एसेट महंगा है। बात समझ लगी नहीं लगी? और एक बंदा जो कैश रिसीव कर रहा है उसके लिए आने वाला एसेट क्या है? सस्ता है, तभी तो पैसे पकड़ रहे हैं। और लॉजिक समझ आ रही है? ऊपर से फ्लाई। चलो ऐसे समझ लो, मेहरान और सिविक इसका एक्सचेंज होने लगा, पैसे कौन देगा? मेहरान वाला। ठीक है ना? तो एक बंदा पैसे दे रहा है, दूसरा पैसे ले रहा है। तो जो पैसे ले रहा है उसको जो गाड़ी मिल रही है वो सस्ती थी, तभी तो पैसे पकड़ रहे हैं। समझ आ गई बात? यहां तक क्लियर सबको? अब अगला सिनेरियो लिखे, शाबाश। नहीं, उसमें तो एक ही बंदा आपका क्या है? सेलर भी है और बायर भी है। यहाँ पे एक बंदा थोड़ी है। तो समझ लगी बात? अच्छा, अब यहाँ पे देखें दोस्तों, आपके पास एक पुरानी मशीन थी, कितने साल पहले ली थी, कितने की ली थी? 10 लाख की। कई साल हो गए इस्तेमाल करते करते, कितना डेप्रिशिएट कर चुके हैं। इस वक्त उसकी बची खुची वैल्यू कितनी है? 6 लाख। ठीक है जी। मार्केट में बेचेंगे तो कितने की सेल हो जाएगी? लेकिन कंफर्म नहीं है कि सेल होगी, नॉट रिलायबल। यकीन नहीं है कि 8 लाख की सेल होगी। समझ आ गई? अब अपने वाले एसेट की फेयर वैल्यू का कोई एतबार नहीं है। ओके, उसकी जो दुकान है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। लिस्ट प्राइस उसकी कितनी है? 12 लाख। लेकिन उसके बारे में पता लग गया है कि वो डिस्काउंट दे देता है। तो फाइनल आके जो उससे हमारी बात तय होगी, कहां तक आके तय होगी? 11 लाख की। मतलब 1 लाख का डिस्काउंट मिल जाता है। हमने कहीं ना कहीं से पता करवा लिया। कैसे पता करवा लिया? हमारे थे 6 बहन भाई, पहले 5 को बारी बारी उसकी दुकान पे भेजा, तू जा पता करके हूं, तू जा, तू ऐसे कर फटे पुराने कपड़े जा, तू नवे कपड़े पा के जा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो बारी बारी सारे उसकी दुकान से गुजरे, तो आहिस्ता आहिस्ता एवरेज हमने निकाली यार कितना का डिस्काउंट मिल सकता है। और समझ आ रही बात है? तो हमें आइडिया हो गया कि यार 1 लाख तक ये बंदा मान जाता है। अब फिर एंड पे हम जाएंगे, आइडिया लगा लेंगे कि जिन्होंने चंगे कपड़े पाए हो उन्होंने डिस्काउंट घट दिता है, जिन्होंने फटे पुराने कपड़े पाए हो उन्होंने डिस्काउंट ज्यादा दिता है, क्योंकि वो बहस ही बहुत करते हैं।
कि यार जान छुड़ाओ इना को, नहीं समझ लगी। तो लिहाजा फिर उसके हिसाब से बंदा आइडिया भी लगा रहता है कि गड्डी कितने लानी है, पैदल जाना है, बल्कि साइकिल हो तो बेहतर है। ठीक है जी, डिस्काउंट लेना है, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा बरर, तो अब अपने एसेट की फेयर वैल्यू क्या है? रिलायबल नहीं है, उसके एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जहां मर्जी आप बैठे हो वेबसाइट ओपन करके प्राइस चेक कर लो। अपने एसेट की फेयर वैल्यू कोई पता नहीं, OLX पे लगाया, 2 महीने से वीडियो लगाई हुई है जनाब, साढ़े को मोबाइल अवेलेबल है, कोई है बंदा परचेज करने वाला? एक बंदे ने 8 लाख रुपए का रेट लगाया था, बाद में गायब, ब्लॉक, मिले नहीं, बाजू किधर गया। ठीक हो गया जी बरल। अब अच्छा ये डील होने लगी है, हमने अपनी मशीन उसको दे दी और साथ 4.5 लाख रुपए कैश भी दिया, और उसकी मशीन उठा के घर आ गई। अब वंस अगेन कॉमन सेंस यूज करनी है, हमें उसके वाली मशीन फाइनल कितने में मिली? पहले अपनी कॉमन सेंस यूज कर ले, फिर अकाउंटिंग देखते हैं। वो मशीन जो उठा के अपने घर लेके आए हैं, कितने की पड़नी चाहिए? 6 की? 10.5? हमारे वाली फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है, उसके वाली फेयर वैल्यू रिलायबल है, इस चीज को ध्यान में रखना। हाँ जी, 10.5 गलत आंसर। अब याद रखो, जब बच्चों दोनों की फेयर वैल्यू हो लेकिन अपनी रिलायबल नहीं है, उसकी रिलायबल है, तो उसकी फेयर वैल्यू का एतबार किया जाए। हमें वो मशीन 11 में पड़ी, कितने में पड़ी है? 11 में पड़ी है बच्चों, तो हम उसको 11 पे ही रिकॉर्ड करें, अपने वाले एसेट की फेयर वैल्यू का भी इस्तेमाल करेंगे जब हमारी रिलायबल हो और उसकी ना हो। हाँ, जब दोनों रिलायबल हो तब भी अपने वाली फेयर वैल्यू यूज करेंगे, लेकिन जब अपनी रिलायबल ही नहीं रही तो फिर उसके वाली यूज करेंगे, कॉमन सेंस। तो हमें मशीन कितने की पड़ी? 11 लाख की। हमने कहा भी 5 बहन भाइयों को हमने भेजा था बारी बारी, तो फाइनल रेट क्या मिला? 11, तो 11 ही मिलना है, 11 ही रेट लगना है इसका, इससे नीचे नहीं जा सकता। समझ लगी? अगला पॉइंट, हमारे एसेट की एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितनी है? 4 लाख। खत्म करनी है, क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, कॉस्ट क्रेडिट कर देंगे, कितने से? 10 लाख से, डिफरेंस आ जाएगा 20 में। अच्छा कैश भी जा रहा है, 4,50,000, कितने से? अब मुझे बताएं गेन आया कि लॉस आया? गेन आया कि लॉस आया? कितना? चेक कर लो, 50,000 का गेन है। कैसे ये गेन, जरा एक्सप्लेन करें, 50,000 का गेन कैसे है? हमारी कीमत बनी 10.5 की, कैसे भला? 6 लाख हमारी किताबों में वैल्यू है, ये तो फाइनल है ना, ये तो पता ना हमें। हमारे अपने नजदीक हमारे एसेट की औकात कितनी है? 6 लाख। ये कैश कितना दे रहे हैं? टोटल कितने पैसे बनते हैं? 10.5। ठीक हो गया। लेकिन वो मशीन जो उठा के घर लेके आ रहे हैं वो कितने की है? तो हमने 10.5 दे के 11 वाली मशीन ले ली, तो 50,000 का क्या हुआ? फायदा हुआ। समझ आ गई? हम ये नहीं कह सकते कि हमारे एसेट की फेयर वैल्यू ये है, क्यों? क्योंकि मार्केट में बेचने जाएंगे तो हो सकता है 8 लाख ना मिले। समझ आ गई? अच्छा, अब बच्चों जरा उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, अगर आप उसकी दुकान पे बैठे हो, आपने ओल्ड मशीन ले ली, नई मशीन दे दी, पैसे भी पकड़ लिए, ओल्ड मशीन कितने से डेबिट करोगे? कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश भी डेबिट करोगे, और न्यू मशीन, न्यू मशीन कितने से क्रेडिट करोगे? 11 लाख से।
समझ आ गई बात? कैश कितना आया? 4.5 लाख। तो आपने फिर नई मशीन की क्या औकात लगाई होगी? आवाज नहीं आई। आपने उस मशीन की औकात 6.5 लाख लगाई होगी, क्योंकि आप अपने नजदीक 11 लाख से नीचे तो नहीं ना जा सकते। नहीं बात सुनेगी। तो वो औकात जो आपने पुरानी मशीन की लगाई, उसको बच्चों फेयर वैल्यू नहीं कहते। फेयर वैल्यू तो इसकी रिलायबिलिटी थी। उसको कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस। लिख लो, उसको क्या कहते हैं? ट्रेड इन अलाउंस। फिर वो नहीं आता है, मतलब हूं तो काम शुरू करा लगा। अच्छा ओ पढ़। और समझ लगी बात है? डेफिनेशन क्या है जी? द मार्केट वैल्यू ऑफ आवर एसेट डिटरमाइंड बाय अदर पार्टी। जिस पार्टी ने हमारा एसेट लिया है, उसने हमारे मशीन की क्या औकात लगाई है, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? ट्रेड इन अलाउंस। ठीक है जी। तो बच्चों ये जो 6.5 लाख हमने निकाला यहाँ पे, ये 6.5 लाख हमने कैसे निकाला बता? न्यू मशीन, क्या किया बोला हमने? मशीन माइनस कैश, है न्यू मशीन माइनस कैश। न्यू मशीन की फेयर वैल्यू उसकी नजदीक क्या थी, और कैश उसने कितना पकड़ा। ठीक है जी। तो बच्चों वही फार्मूला लिख लें, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कैश पेड। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कैश पेड, ये होता है ट्रेड इन लॉस का फार्मूला। अगर ट्रेड इन लॉस निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। समझ आ गई सबको? नहीं समझ आई? अच्छा अगला पॉइंट, ये 6.5 लाख समझ आ गया बच्चों? वो नई मशीन हमें कितने की पड़ी थी? 11 लाख की। उसके लिए फेयर वैल्यू है, लेकिन हमारे लिए क्या है? अब हमारे लिए वो क्या बन जाएगी? वो कॉस्ट बन जाएगी। देखो, एक तो आपने जाके मार्केट से रेट पता किया, भाईजान ने शर्ट कितने दिए? वो कहना भाईजान 5,000 दी। जो 5,000 की कहता ना, असं कहते नहीं यार थोड़े को कलर नहीं है जरा मैं लेना सी। तो अगला बंदा भी आपके मोहल्ले में रह रहा होता है, उसको भी आपको पता होता है यदि इतनी औकात नहीं है जिन्नी शर्ट फड़ी हुई हाथ में। रख दे, दफाया गरीबा, जाके रेडी तो जाके शर्ट ला। बात समझ लगी नहीं लगी? आप तो ये कहते हैं यार कोई है रंग बहा के मजा आ रहा है, आप पहले ढूंढते हैं जरा रंग तेरे को नहीं है, वो लेना है। तो अगर आप रेट पता कर रहे होते हैं तो कॉस्ट नहीं है, उसको कॉस्ट नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आपने पेमेंट नहीं की, आपने बस रेट पता किया। तो अगर आप रेट पता करके बाहर निकल आए ना, तो डेट माइट बी कॉल्ड फेयर वैल्यू। उसको क्या कह सकते हैं? क्यों फेयर वैल्यू। लेकिन आप सच्ची मुच्ची पैसे पे करके वो उठा के घर ले आए, तो दुनिया के लिए तो फेयर वैल्यू है, लेकिन अब आपके लिए क्या बन गई है? वो कॉस्ट बन गई, क्योंकि आपने परचेज कर ली। समझ लगी? रेट पता किया है तो फेयर वैल्यू, लेकिन अब बाय करके घर ले आए हो तो क्या है? कॉस्ट। ठीक है जी। तो बच्चों, अब यहाँ पे जो ट्रेड इन लॉस है उसका फार्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, क्योंकि हम बाय कर चुके हैं, माइनस कैश पेड, हमने जो कैश पे किया। तो जो डिफरेंस है, हम कहेंगे कि उस बंदे ने हमारी मशीन की ये औकात लगाई है। समझ लगी? अब अगला पॉइंट, ये 50,000 रुपये आपने कैसे निकाला बच्चों? 50,000 रुपये निकालने का एक तरीका क्या है, जो आपने मुझे बताया? क्या सर देखे हमारे मशीन की डब्ल्यू कितनी है? 6 लाख। पैसे कितने दिए? 4.5 लाख। टोटल कितना बनता था? 10 50। उससे कितने का मशीन लेके आ रहे हैं? एक तो ये तरीका है गेन निकालने का। ये तो है तरीका एंट्री से बैलेंस की फिगर निकलाएगी। एक फार्मूले वाला तरीका भी है। फार्मूले वाला तरीका ये है
कि उसने हमारे एसिड की औकात क्या लगाई, कितनी लगाई है, 6.5। हमारे नजदीक हमारे एसिड की औकात कितनी थी, तो डिफरेंस गेन होगा। लॉजिक समझ आ रही है कि उसने हमारे एसिड की क्या वैल्यू लगाई और हमारे नजदीक हमारे एसिड की क्या वैल्यू थी, डिफरेंस आएगा गेन या लॉस। नहीं समझ आ रही, मतलब आपने मोबाइल लिया 1 लाख रुपए का, 4-5 साल चला लिया, 2-3 दफा नीचे भी गिर चुका है, पैनल का भी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, ठीक हो गया, आप सही करवा लेते हैं। अब आप सोचते हैं यार कोई मेरे को 20,000 भी ले लेगा ना तो बहुत है, 20,000 का मोबाइल में बेच दांगा, 30,000 और पावांगा, नवा मोबाइल में जाके 50,000 का ले लांगा, ठीक हो गया। आप गए फी सेंटर, तो फी सेंटर जाकर अपने मोबाइल देखा, किसी ने कहा 5,000, किसी ने कहा 6,000, किसी ने कहा 7,000। आपने कहा तो बेड़े गर्क हो गए, मेरा तो सारा बजट ही आउट हो गया। मैंने सोचा 20,000 का सेल हो जाएगा, ठीक हो गया। अचानक आपने क्या किया, 2-3 फोटो खींच के OLX पे लगाई, OLX पे आपने उसकी प्राइस रख दी 35,000। एक बंदे ने कहा भाईजान 20,000 लेना है तो ले लो, आपने कहा 100 बिस्मिल्लाह, तुसी कितने रहंदे हो, मैं आवांगा ਤੁਹਾਡੇ को। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। आप उसके घर पहुंचे, चाय चाय भी पी है और उसके साथ गपशप की है और उसको मोबाइल पकड़ाया, पैसे ले गया, वापस आ गया, मन में लड्डू फूटा। क्या आप उसको बताएंगे कि फी सेंटर ने मेरा की रेट लाया सी ना, कभी नहीं बताएंगे। यार तू भरा है मेरा, मैं तरह से तेन 20,000 ਦੇ ਵੇਚਿਆ, नहीं तो 35 तो मैं 1 रुपया थले नहीं लाना। समझ आ रही है। मैं यहां से रोजाना गुजरता था, बल्कि मेरे पापा भी यहां से गुजरते थे, तो ये गली तो मुझे वैसे ही बड़ी महबूब गली है ये मेरी। तो तुम इस गली में रहते हो तो मुझे पापा की यादें याद ताजा होगी मेरे लिए कि पापा यहाँ से गुजरा करते थे। तो मैंने कहा चलो एक पापा की वजह से तुम्हारी निस्बत है हमारे साथ, चलो 15,000 डिस्काउंट तेन दे रहे हैं। असल औकात पता थी कि फीस सेंटर की लगी, समझ आइए कि नहीं आई। तो अगला बंदा जो हमारे एसिड की औकात लगा रहा है ना, हमें पता अंदर खाते कितने का था, तो वो जो बेसिकली डिफरेंस है ना वो गेन है। तो समझ आ गई बात। अच्छा जी, अब बच्चों एक नया सिनेरियो, आपके पास एक पुरानी मशीन थी। अच्छा यहां पे पहले तय कर लें कि अगर हमारा एसेट और उसके एसेट की फेयर वैल्यू तो पता है, लेकिन हमारे वाले की रिलायबल नहीं है, उसके वाले की रिलायबल है, तो हम किस वैल्यू पे एंट्री पास करेंगे, उसके एसेट की फेयर वैल्यू पे एंट्री पास करेंगे, अपने एसेट की फेयर वैल्यू यूजर नहीं करेंगे। और यहां पे क्या था बच्चों, यहाँ पे दोनों की फेयर वैल्यू रिलायबल थी, फिर अपने वाले को प्रेफर करें। लेकिन क्या अपने वाले एसेट की फेयर वैल्यू ही नए एसेट की फेयर वैल्यू बनेगी, क्या नए एसेट को 5.5 लाख पे रिकॉर्ड किया, क्या किया, उसमें कैश पेड क्या किया था, जमा किया था। लेकिन बच्चों यहां पे भी तो कैश पे किया था, कैश पे किया था ना, यहां पे जमा नहीं किया। जब उसकी फेयर वैल्यू हमने रिकॉर्ड कर ली है तो वही फाइनल है, उसमें कैश पेड जमा नहीं होगा। कैश पेड कब जमा होगा, जब अपने अपने एसेट की फेयर वैल्यू पकड़ेंगे तो उसमें कैश जमा करेंगे, लेकिन अगर उसके एसेट की फेयर वैल्यू पकड़ लिया तो कैश जमा नहीं करेंगे। नहीं पल्ले प्यारे, हजम शुद्ध। लो जी अगला सिनेरियो आ गया। हमने पुराने वक्तों में मशीन ली थी 20 लाख रुपए, काफी साल इस्तेमाल करते हुए हो गए हैं, कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, रिमेनिंग वैल्यू कितनी बच गई। मार्केट में 13 लाख की सेल हो जाएगी लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब उस कंपनी को चलते हैं। उस कंपनी ने जो अपनी वेबसाइट पे जो प्राइस लिखी हुई है ना वो 13 लाख लिखी हुई, कितनी लिखी हुई है, 13 लाख लिखी हुई। लेकिन वहां पे हमने 4-5 बंदों को भेजा, बारी बारी जाओ पता करके आओ। किसी को उसने 13 लाख बताया, किसी को 14 लाख बताया, किसी को 12 लाख बताया, किसी को 12,75 बताया, किसी को 12,50 बताया। अब हमें उसका भी कंफर्म नहीं है कि वो क्या कर रहा है, समझ आ रही है। हमें नहीं पता, हम जाएंगे तो हमें कौन सा रेट लगाएगा, ठीक है। मतलब जो जिस तरह ज्यादा जहां पे फंस जाए उसको फंसा लेता है कि भाईजान तुम दसो की कहते हो।
अगला कहना यार मेरे हिसाब में तो 11 है, चलो जी 11 ही कटो, वो कहना यार काश मैं 8 ही कह देता। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो उसका कंफर्म नहीं है कि यार ये कितना का डिस्काउंट दे सकते। तो हमारे नजदीक हमने कोई एवरेज निकाली है तो 12,50,000 की फेयर वैल्यू बनती है, लेकिन रिलायबल ये भी नहीं है। समझ रही? वो जैसे हमारे जो पठान दोस्त होते हैं वो कंबल शुरू करते हैं 50,000 से और 1,500 पे डील फाइनल कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई डीएचए से आंटी आ जाए मर्सिडीज में बैठ के, उसको नहीं वो 30,000 से नीचे जाते। बात समझ लगी है? अब वो चूंकि डीएचए वाली आंटी को उन्होंने 25-30,000 का चूना लगा दिया है, तो आज का दिन उनका सुकून से गुजर जाएगा। और वो कोई आ भी जाएगा गरीब बेचारा मिडिल क्लास वाला, तो उसको 1,500-2,000 का भी कंबल बेच देंगे, क्योंकि उनको पता सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह दिहाड़ी दे पूरे पैसे हो गए ना साढ़े। समझ आ गई बात? तो पठानों के पास जो एशिया होती है उनकी कोई फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकता। क्यों? अल्लाह माफ करे, क्यों? डीएचए वाली आंटी पागल है? अच्छा कॉस्ट से ज्यादा ना ले, मतलब मैंने एक चीज 100 रुपए की बनाई है, मैं 50 रुपए की बेचूं? हाँ, इंटरेस्ट, थोड़ा सा इंटरेस्ट हलाल होता है। हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट तो हलाल होना चाहिए। है, हलाल चेक करो। वो तो प्रॉफिट कमा रहा है, वो हराम है। थोड़ा सा इंटरेस्ट हलाल होना चाहिए। क्या दिन आ गया, अल्लाह माफ करे, तोबा 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 तोबा। भाई वो डीएचए वाली आंटी का स्टेटस है ना, अब वो करोड़ों में खेल रही है। उसकी एक महीने की जो खर्चे हैं वो किसी और बंदे की पूरी जिंदगी के सपने हैं। तो पठान साहब क्या करें? देखो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आपने जितना मर्जी प्रॉफिट आप रखें, मैक्सिमम क्या हो जाएगा देखो। अगर आप एक चीज बहुत महंगी बेच रहे हो, तो डीएचए वाली आंटी पागल है कि वहां पे आपकी दुकान पे खड़ी है, वो किसी और के पास चली जाए। पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा आपकी चीज परचेज ही नहीं करेगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइस नीचे करनी पड़ेगी। तो मार्केट प्राइस को क्या कर लेगी? किसी न किसी जगह पे लॉक कर देगी। बात समझ लगी कि नहीं लगी? हाँ, अगर तो पूरे पाकिस्तान में एक ही खान साहब हैं, तो वो जो प्राइस रखेंगे फिर वो गलत है। वो क्या है? जैसे वापडा है, बिजली की कीमत जो सेट करता है वही आप पे करते हैं। कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में। पॉइंट समझ आ गया नहीं? पेट्रोल की प्राइस है, जो गवर्नमेंट ने सेट कर दी वही है। कंपटीशन ही नहीं है मार्केट। वहां पे आप एतराज कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में 100 सप्लायर बैठे हुए हैं, 100 कस्टमर बैठे हुए हैं, तो क्या करें? एक बंदा महंगी चीज बेच रहा है, 99 सस्ती चीजें बेच रहा है, तो सारी दुनिया कहाँ जाएगी? सस्ती वाले के पास, महंगा बैठा रहेगा। समझ लगी? तो उस तरह से घाटा खा लेगा। तो ये नहीं कह सकते कि चूंकि मुझे चूना लगा है तो लिहाजा ये हराम है। नहीं, आपको चाहिए ना थोड़ा सा खजल हो, गर्मी में पता लगे आप क्या चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। लो डीएचए वाली आंटी ने अपने बंदे को लूटा, अब उसको खान साहब लूट रहे हैं, तो क्या ये टेंशन क्या है? हाँ जी। तो डब्ल्यूटीजी बच्चों कितने की है? 12 लाख। मार्केट में कितने का सेल हो सकता है? कंफर्म नहीं है, वहां पे भी कंफर्म नहीं है। अब हम फंस गए। अब हम क्या करें? ना अपने वाले एसेट की फेयर वैल्यू को पता, ना उसके वाले एसेट की फेयर वैल्यू को पता। तो फिर स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप अपने एसेट की कैरिंग वैल्यू जो है ना उस पर रिकॉर्ड करें। नहीं बात समझ आ रही? अपने एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या बताओ? 12 लाख। हम नई मशीन को 12 लाख पे ही रिकॉर्ड करें। कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 12 लाख। ठीक हो गया? अच्छा, अपने एसेट की चूंकि निकाल रहे हैं तो डेप्रिसिएशन को खत्म करें। कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है? 8 लाख। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया 8 लाख से। फिर कॉस्ट को निकालो, कितनी पड़ी हुई है? 20 लाख। 20 लाख खत्म करें, तो कोई गेन लॉस आएगा यहाँ पे? कोई गेन लॉस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने नया एसेट को रिकॉर्ड ही किस पे किया है? कैरिंग वैल्यू पे। तो कैरिंग वैल्यू माइनस कैरिंग वैल्यू इज इक्वल टू 0। समझ आएगी बात? तो ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें ना हमारे एसेट की फेयर वैल्यू पता है,
ना उसके एसेट की फेयर वैल्यू को पता है, तो बच्चों क्या वो हमसे कुछ पैसे डिमांड कर सकता है कि भजन एक्स्ट्रा पैसे दो? नहीं डिमांड कर सकता। क्या हम उसको पैसे पे करेंगे? नहीं करेंगे। वो हमसे डिमांड नहीं कर सकता, हम उसको पे नहीं करेंगे। क्यों? हम कहेंगे भजन तेरे एसेट की फेयर वैल्यू नहीं पता, तो कहेंगे ਤੁਹਾਡੀ भी तो नहीं ना पता, जैसे कि डील डन करो, ऐ साड़ा एसेट फड़ो अपने एसेट दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बात समझ लगी कि नहीं लगी? नहीं होगा ना, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? हमें पता है कि उसके एसेट की फेयर वैल्यू फाइनल नहीं है, उसको भी तो पता होगा ना हमारे एसेट की फेयर वैल्यू फाइनल नहीं है। काके तो दोनों नहीं है ना, अक्लमंद तो दोनों है माशाल्लाह। नहीं बात समझ लगी? ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल एसेट इस नेचर का है कि पाकिस्तान में उसको कोई यूज ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले लेते हैं जी, इंडिया की एक कंपनी मोबाइल बनाती है। कोई आपका एक दोस्त था इंडियन, दुबई में रहता था, आप भी दुबई में गए, उस इंडियन बंदे ने अपना मोबाइल आपको गिफ्ट दे दिया। अब वो इंडिया की कंपनी है, पाकिस्तान में ऐसा मोबाइल ही नहीं है किसी के पास। अब वो मोबाइल लेके आप पाकिस्तान में आ गए, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, साल हो गया, 2 साल हो गया, अब आप बेचना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान में आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा वो खरीदने वाला। बात समझ लगी? पाकिस्तान में एक और बंदा है जिसके पास आप, और साढ़े कितने कितने जाएंगे, समझ लो उसके पास कोरिया का कोई मोबाइल है, पूरे पाकिस्तान में वो मोबाइल और किसी के पास भी नहीं है। ये दोनों ओएलएक्स पे मिले, उन्होंने कहा यार मैं मोबाइल बेचना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा मेरे को भी मोबाइल है मैं भी बेचना चाह रहे हैं। तो इन दोनों को पता पूरे पाकिस्तान में इसका गाहक कोई भी नहीं। ठीक हो गया? ये दोनों आमने सामने बैठेंगे, कहना यार चलो मोबाइल को मोबाइल इस्तेमाल करते करते 4 साल हो गए तंग आ गए हैं, एंज कर एक्सचेंज कर लें, तीनों भी नवा नवा फील होएगा तो मीनू भी, तो कोई किसी से पैसे नहीं मांग सकता। अगर वो कहेगा भाईजान पैसे कढ़ो, तो कहेगा भाईजान साबित करो तो मोबाइल इन्हें का, तो अंदर खाते उसको पता है कि मेरे मोबाइल की पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये वही स्टोरी है कि यहाँ पे आप आराम सुकून से अपने किताबों में जो एसेट की कैरी वैल्यू उसी पर नए एसेट को रिकॉर्ड करें। तो समझ आ गई सबको बात? अच्छा जी। अब बच्चों ये सवाल आया था पास पेपर में 6 नंबर का, इसको हमने करना। पहला सिनेरियो दूसरे दोनों सिनेरियो से इंटायरली डिफरेंट है। पहले पहले सिनेरियो पे फोकस करेंगे, फिर बाकी दूसरे तीसरे पे जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड या पेड 1.1 मिलियन, ये रिसीव है कि पेड है? कैसे पता लगा? हाँ जी। ये cumulative depreciation निकालते हैं, ये हम किसी को पे तो नहीं ना करते, ये हमारे पास ही होती है, ये जो भी हम वैल्यू ज्यादा कर रहे हैं, तो ये हम क्या मतलब समझ नहीं मुझे, तो हम इस पैसे को जो हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं इसे यूज करके पहले 10 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पैसा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पैसा है। वेरी गुड, शाबाश। दूसरे गोले तो वापस आ गए। हाँ जी। बच्चों अगर ये आई क्या कोई सवाल है, ये आई कब समझाना चाह रहे हैं भाईजान मैं किस किस तरह से वैरायटियां दे सकता हूँ? अब ये 1.1 मिलियन पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, कैसे पता लगा? उसने लिखा कि अगर पॉजिटिव होगा तो आ रहे हैं, और अगर नेगेटिव हुआ तो जा रहे हैं। उसने एक ही लाइन में दोनों बातें लिखी, तो उसकी अंग्रेजी समझा करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, पहला सिनेरियो में पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा एसेट महंगा होगा कि सस्ता होगा? महंगा होगा। पैसे हम ले रहे हैं। ठीक है जी। एसेट गिवन अप, गिवन अप से क्या मुराद है? हाँ जी, जो हमने छोड़ दिया, गिवन अप हमने दे दिया, और रिसीव्ड जो हमने ले लिया। अच्छा, जो बच्चों हमने एसेट छोड़ा माजी में कितने का लिया था? 10.3 का। इस वक्त उसकी क्या औकात है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी है सवाल में?
लेकिन क्या निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल आएगी। निकाले जरा, शाबाश। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आएगी जी? 3.9। सबको बात समझ आ गई? यह एक अपने सवाल में नहीं दी, लेकिन आपको निकालनी आनी चाहिए कि कैसे निकल रही है। ओके, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू हमारे एसेट की कि उसके एसेट की? हमारे एसेट की। कि हमारा एसेट अगर मार्केट में हम सेल करेंगे तो कितने का हो जाएगा? 8.5 मिलियन का सेल हो जाएगा। एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू किसके एसेट की? उसके एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है? 7.1 मिलियन। अब सवाल जरा, पहला पॉइंट, इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन 1 फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल। कहता हमारे एसेट की फेयर वैल्यू भी रिलायबल है, उसके वाले की भी रिलायबल है। निकालना क्या है? एंट्री पास करें इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। क्या बच्चों आप इसकी एंट्री पास कर सकते हैं? करें जरा, शाबाश। हो गई एंट्री? हाँ जी, क्या एंट्री की है बच्चों? नया एसेट डेबिट कितने से? हाँ, 8.4, 7.4, 7.6। चेक करो, अल्लाह माफ करे। अच्छा, हुनी कंसेप्ट पढ़ाया तो माशाल्लाह जिन्ने मुंह होनी गल्ला। 8.5, 7.4, 8.4, 7.6 है। मुझे नहीं पता माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या अंडर रूट लेंगे, ये आपने बताना है। शाबाश 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 शाबाश। सोच लो सोच लो सोच लो। सारा कुछ पढ़ाया मैं, मुकर नहीं सारे तुसी। 7.4 कैसे? देखो, अपने एसेट की फेयर वैल्यू क्या है? अब पैसे जा रहे हैं कि आ रहे हैं, ये देखना है। पैसे आ रहे हैं तो क्या करेंगे? माइनस कर। अगर दोनों की फेयर वैल्यू रिलायबल है तो किसके वाली फेयर वैल्यू लेंगे? अपने वाली लेंगे। ये बात तय हुई है सबसे पहले। फिर उसी में कैश आना है। जब उसके वाली फेयर वैल्यू ले रहे हैं तब तो कैश की बात नहीं होनी। नहीं समझ आ रही? जब उसकी फेयर वैल्यू लेनी है तब तो कैश की बात होनी नहीं है ना, प्लस होना है ना माइनस होना है। कैश प्लस माइनस होना कब है? जब अपने एसेट की फेयर वैल्यू की। फिर प्लस होना है कि माइनस होना है, ये किस पे डिपेंड करता है? भाई अगर पे कर रहे हो तो प्लस होगा, और अगर रिसीव कर रहे हो तो, क्योंकि रिसीव आप इसीलिए कर रहे हो कि उसके वाला एसेट सस्ता था, अपने वाला एसेट महंगा था। नहीं बात सुन लगी? तो उसके वाला एसेट बच्चों कितने का पड़ा आपको, और अपने वाला एसेट कितने का था? समझ आ गई? महंगा था। नहीं समझ आई? फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है बच्चों? वो डेबिट करेंगे। कैश आ रहा है तो उसको भी डेबिट करेंगे। आ रहा है कि जा रहा है? तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट करेंगे 1.1 से। ओल्ड एसेट की कॉस्ट 10.3 क्रेडिट, तो डिफरेंस निकल आएगा 2.1 का। नहीं समझ आई? सबको क्लियर है? हालात चेक कर लो, पहले ट्रांजेक्शन तुम कैसे कैसे कारनामे अंजाम देते। 7.4, 7.3, 8.6, पता नहीं की। चलो जी, एक और मैं का पॉइंट नंबर 2। सबसे पहले पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जा रहे हैं। हमारा एसेट ओरिजिनली कितने का लिया था? हैं?
बुक वैल्यू कितनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं? कितनी है जी? 5.1। हमारे एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है, उसके एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है? अब पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन नंबर 2, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली मोर एविडेंट। क्या कह रहा है वो? हमारे एसेट की, उसके एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल एज कम्पेयर टू हमारा एसेट। अब क्या करें? सोचो और एंट्री पास करो। हाँ जी, हो गया एंट्री? कितने आए थे नया एसेट? ठीक है जी, इसमें कोई कैश का लेना देना नहीं है। ठीक है, कैश की वैल्यू चाहे दे रहे हैं चाहे ले रहे हैं, एसेट की वैल्यू में जमा प्लस जमा माइनस नहीं होनी। नया एसेट कितने का जी? 9 मिलियन का। पुराने एसेट की अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितनी निकाली थी? 5.1। और ओल्ड एसेट की कॉस्ट 12.4, क्योंकि कैश दे रहे हैं तो भी क्रेडिट होगा। लॉस आया कितना? 0.4 में। ऐसे ही किया सबने, तो कन्फर्म है सबको? अब तीसरी ट्रांजेक्शन बचो। कैश आ रहा है कि जा रहा है? हाँ? जा किसने कहा? हाँ? हमारे एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, बुक वैल्यू कितनी है, तो कितना डेप्रिशिएट हो चुका है? सबको समझ आ गई बात? ओके। एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू कितनी है? नए एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है? अब अगला पॉइंट। इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन 3, फेयर वैल्यू ऑफ नीदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल। क्या कह रहा है? किसी की भी फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है। चलो जी, गेन लॉस निकालें, जल्दी करें। एंट्री पास है। हाँ जी, नया एसेट कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? नया सेट रिकॉर्ड करेंगे बच्चों 3.4 पे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे 11.1 पे। और ओल्ड एसेट को क्रेडिट करेंगे 14.5 पे। बस है। कैश रिसीव कितना है जी? 2 मिलियन। हाँ, रिकॉर्ड कर लें, उसको रिकॉर्ड करना। किधर रिकॉर्ड करेंगे? एक मिनट रुको। नहीं, बेसिकली यहाँ पे कैश रिसीव है नहीं। ओरिजिनल क्वेश्चन में कैश रिसीव नहीं है। ठीक है, इसको ठीक करो, यहाँ पे कैश रिसीव नहीं है।
अगर कैश हिस्ट्री यहाँ पे मान भी लिया जाए तो बच्चों पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं। एक मिनट है तो कैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट हो जाएगा। उस सूरत में याद रखना ये वैल्यू तो यही आएगी, ये वैल्यू भी यही आएगी। और अगर ये वैल्यू आपने रिकॉर्ड करनी है तो फिर क्या करना होगा, इसको माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.4। क्यों बोला वंस अगेन, पैसे हम पकड़ नहीं, पैसे हम पकड़ रहे हैं ना, पैसे हम क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो उससे लिया जाने वाला एसेट है वो सस्ता है। अगर हम पैसे पकड़ रहे हैं तो उसकी तरफ से आने वाला एसेट क्या है, सस्ता है। हमारा एसेट कितने का था, तो उसका एसेट उतने का तो नहीं हो सकता। हमारी नजर में हमारा एसेट कितने का था, 3.4 का, तो उसका एसेट भी 3.4 का नहीं हो सकता क्योंकि पैसे पकड़ रहे हैं उसको। तो फिर कितने का रिकॉर्ड करेंगे, 1.4 का। समझ लगी बात। याद रखो जब ना हमारी फेयर वैल्यू रिलायबल है ना उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल है, उसमें गेन लॉस कभी नहीं हो सकता। ये बात याद रखनी मेन, उसमें गेन लॉस कभी नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। सर ओरिजिनल क्वेश्चन मेरा ख्याल है कैश नहीं था। चलो जी आज के लिए इतने काफी है, कल इंशाल्लाह से आगे कंटिन्यू करेंगे।